वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आ गई हूँ। तो हमें दिखाया जाता है जहाँ हमारी यूनसी खड़ी रहती है, वहाँ से हमारा तायुंग आ रहा होता है कि तभी यहाँ पे वो जो फ्लावर वाला मैन रहता है वो कहता है ये कौन है। और यहाँ पे वो उसकी तरफ देखने लगता है और हमारी जो यूनसी रहती है वो जैसे ही उसका हाथ उससे छुटता है वो यहाँ पे गिरने लगती है और हमारा जो तायुंग रहता है उसे देख रहा होता है। तायुंग आगे बढ़ता है और फिर यूनसी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुमसे जो काम कहा था क्या तुमने कर दिया है। यहाँ पे उनसे भी जो है कंफ्यूज हो जाती है, बेचारी वो ग्राउंड में गिरी रहती है। वो आगे बोलता है कि मैंने जो काम कहा वो नहीं किया क्या। तो यहाँ पे उनसे सोचती है कि मैं इसी सिचुएशन में हमेशा इसके सामने क्यों आती हूँ। शायद इतनी देर तक खड़े होने की वजह से मेरा जो है डिसबैलेंस हो गया और मैं गिर गई। कितनी एम्बैरेसिंग है ये। और यहाँ पे तायंग उसके आगे बढ़ता है और कहता है कि वैसे जो है तुम लगता है बहुत बिजी हो, लेकिन तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए। ऐसे कहने के बाद उसके करीब जाता है, उनसे उसे देख रही होती है। मतलब इनडायरेक्टली हमारा जो तायंग है वो उसकी हेल्प कर रहा है। उनसे उसे देख रही होती है तो तायंग बोलता है कि वैसे गांगडंग सिटी में जो है, यहाँ पे गांव में अगर कोई ऐसा फ्लावर मैन बेचने वाला अंदर घुस जाए तो सच में ये बहुत अजीब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी घर का सदस्य है और इसे अगर फ्लावर बेचना ही तो बाहर क्यों नहीं बेचता ये। और ऐसे कहने के बाद यहाँ पे उसकी इंसल्ट करने लगता है और यहाँ पे वो पर्स निकालता है अपना और वो फ्लावर खरीदने को कहता है। हाँ तो कितना में तुम बेच रहे हो, 1000 में। और वो कुछ नहीं बोल रहा होता, वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे उससे वो फ्लावर लेने लगता है, पैसा देता है और कहता है चलो अब मुझे फ्लावर दे दो, नहीं तो तुम फ्लावर लेकर चले जाओ। और पैसा थमाने के बाद जो है यहाँ पे यूनसी की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ पे वो फ्लावर मैन तो बिल्कुल देखता ही रह जाता है शॉकिंग वे में। हमारी यूनसी को भी नहीं समझ में आता, वो कहता ही है कि ये मेरी हेल्प क्यों करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमारा तायंग हाथ बढ़ाता है, कहता है कि हाँ मेरा हाथ पकड़ो और खड़ी हो जाओ। और यहाँ पे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और यहाँ पे तायंग के हाथ पे हाथ रख देती है। हमारा जो तायंग रहता है यूनसी की हेल्प करता है, उसे उठाता है, फिर उसके बाद जो है वो सीधे उसे लेकर जाने लगता है। अब हमारे यूनसी के पैरों में तो दिक्कत है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही होती है। यहाँ पे फ्लावर मैन गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि ये किसने क्या कहा कि मैं फ्लावर बेच रहा हूँ। उसने मुझे जो है इस तरह नीचा क्यों दिखाया, वो मैं उससे यूनसी को कैसे छीन सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अब यहाँ पे पीछे से ग्रैंडमा आ जाती हैं, ग्रैंडमा आवाज़ देती हैं कहते ही। तो वो यहाँ पे पीछे पलट कर देखता है तो जो हमारी ग्रैंडमा रहती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे। और फिर उसके बाद उसके हाथ में फ्लावर वगैरह देखती है। वो कहती है कि अभी तक यूनसी ने तुम्हारी बातों को जवाब नहीं दिया, मतलब प्रपोजल का जवाब नहीं दिया, तुमने प्रपोज किया था। तो वो फ्लावर देखती है और यहाँ पे हमारा मतलब जो फ्लावर मैन रहता है वो कहता है कि मैं मना लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि देखिए कोशिश करने पे क्या जा रहा है, हार थोड़ी ना मानूंगा मैं। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है कि कोशिश करना है लेकिन बाहर करो, क्योंकि यहाँ नहीं करना चाहिए तुम्हें। और यहाँ पे बोलती है कि ये सब जो है यहाँ पे झंझट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भवन में जो है एक खास मेहमान आया है। यहाँ पे वो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या खास मेहमान। और याद करता है कि अच्छा जांगनम कंपनी का वो सीईओ है क्या, जिससे अभी मैं मिला हूँ। तो यहाँ पे वो पहचान जाता है कि वो सीईओ है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी का। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है कि देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही कि हाँ तुम यहाँ मत आओ, लेकिन अगर तुम दोनों कपल हो तो तुम्हें जो है बाहर अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है ग्रैंड माँ। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ उसे इन्वाइट करती है डिनर में और यहाँ पे वो कहता है ठीक है ग्रैंड माँ मैं देख लूँगा। और फिर यहाँ पे वो जाते हुए बोलता है यूनसी आज बच गई लेकिन तुम आगे थोड़ी ना बचोगी। और यहाँ पे हमें तायों को दिखाया जाता है जो यूनसी के हैंड को पकड़ कर लेकर चला जाता है और यहाँ पे वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। तो यूनसी बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पे तायोंग जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है, उसका जो है हाथ जो रहता है पकड़ा वो यहाँ पे छोड़ देता है और यूनसी भी अपना हाथ जो है पीछे खींच लेती है। हमारी यूनसी कहती है कि धन्यवाद तुमने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे जो तायोंग रहता है वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत फेमस हो, तुम्हारे पीछे आगे तो बहुत लड़के पड़े हैं। और यहाँ पे वो शॉक हो जाती है हमारी यूनसी। वो कहता है कि एक जो तुमसे शादी करना चाहता है, एक जो तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, तो तुम फेमस तो हो ही। तो यहाँ पे यूनसी बोलती है क्या मतलब है आपका ये सब, ये जो अभी आप अभी इससे मिले। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे पीछे तो बहुत लड़के दीवाने हैं, तुम खूबसूरत जो हो। तो यहाँ पे उनसे ही बोलती है कि अभी जो आप पहले इससे मिले
आप इसको क्यों गलत वे में लेकर जा रहे हो? ये सब मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है और ना मैं इनके आगे पीछे घूमती हूँ। वो अपने सर को पीटते हुए बताती है कि जिससे अभी आप मिले हैं वो मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और जिसको आपने पहले देखा था वो हमेशा इतना चंचल बिहेवियर का है कि यहाँ पे वो सबको ऐसे ही लव यू बोलता रहता है। तो हमारा तायंग उसे देख रहा होता है और हमारी जो यहाँ पे उनसी रहती है उसे एक्सप्लेनेशन देती है। वो कहती है कि मैं बस इन लोगों से परेशान हूँ और कुछ नहीं। और अपने मन में कहती है कि मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ इसे, मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मैं चाहे किसी के भी साथ मौज मस्ती करूँ, मैं क्यों बताऊँ इसे। तो तायंग यहाँ पे उसे देख रहा था, वो बोलती है कि आप मेरा सामान दे दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो यहाँ पे तायंग उसे देखता है और कहता है कि अच्छा तुम्हारा सामान, और उसके बाद यहाँ पीछे वो छुपाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या मेरी हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे वो कहती है व्हाट, क्या कहना चाहते हैं आप। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए तो तुम मेरे यूज कर सकती हो। तो वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। तो वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पे घूमने फिरने आया हूँ, अगर मैं ऐसे लफड़ों को देखूंगा तो टेंशन तो होगा ही, तो मैं बीच में तो बोलूँगा ही, तो इसलिए तो तुम मेरे वजह से ही जो है मेरी हेल्प ले लो। वो कहता है कि अगर अब कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम सीधे बोल दो कि तुम मुझे डेट कर रही हो, तुम तायों को डेट करती हो। ये बात सुनकर तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, अपने मन में बोलती है कि वैसे इसको डेट करने का कहना बुरा नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ की भी नीड नहीं है। और यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहने के बाद जो है यहाँ पे वो जाने लगती है। तभी यहाँ पे हमारे जो तायंग रहता है वो कहता है कि ये जो तुम्हारा सामान है ये तो लेती जाओ। तो वो कहती है कि इसे तुम रख सकते हो। तो हमारा जो तायंग रहता है वो कहता है क्या। और वो कहती है कि हाँ रख सकते हो। तो वो कहता है कि लेकिन है इसमें क्या। तो वो कहती है कि इसमें, और यहाँ पे वो बोलता है लेकिन इसे लिए तो जाओ। तो कहती है नहीं तुम ही रखो अब। तो वो कहती है कि इसमें राइस केक है। और ऐसे कहने के बाद जो है यहाँ पे वो जाने लगती है और तायंग भी उसे देखने लगता है जाते हुए, क्योंकि हमारी जो युनसी है उसको गुस्सा आ जाता है और रात हो चुकी रहती है। हमारा जो तायंग रहता है वो अपने बेडरूम में रहता है और बात लेकर आया रहता है। वो कहता है कि क्या ये कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है, इसने मुझे इतनी आसानी से ये राइस केक दे दी है, लेकिन ये तो राइस केक लगता ही नहीं, ये तो एक कैंडी लग रही होती है, तो ये सच में राइस केक नहीं होता, ये कैंडी होती है। वो तो हमें आगे की चैप्टर में पता चलेगा। तो यहाँ पे वो कैंडी को टच करता है और कहता है कि ये देखने में तो स्टिकी है। फिर उसके बाद उसमें से एक बाइट जो है वो लेता है और उसे खाने लगता है। वो कहता है ये तो काफ़ी स्वीट है, हाँ ये बुरा भी नहीं है, ये अच्छा है। और यहाँ पे वो याद करता है कि वो कैसे बिहेव कर रही थी। तो वो कहता है कि इसमें इसका लगता है मुझे कोई चाल चल रही है, ये मुझसे दूर दूर भागने की हमेशा कोशिश करती रहती है, लेकिन देखो। और फिर वो कहता है कि ये बुरा नहीं है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा ही प्रिटीफुल है और वाकई में वो काफ़ी ऑसम है। और उसके बारे में सोच सोच कर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे युनसी को दिखाया जाता है। आंटी बोलती है कि तुमने राइस केक लाने को बोला था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये क्या लेकर आई हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं लेकर आई, आपने जो मीठा बनाया था वही मैं सेकेंड बार बनाने की कोशिश की हूँ। तो वो कहती है कि देखो तुम जो है पेंटिंग में अच्छी हो लेकिन तुम कुकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। और वो खाने लगती है। वो फिर यहाँ पे हमारी उनसे बोलती है कि आंट मैं बाद में ले आऊँगी राइस केक। और यहाँ पे वो सोचती है, वो कहती है कि मुझे वो जो है ले लेना चाहिए था, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। वो जब मुझे वापस दे रहा था मैंने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे एटीट्यूड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे आंट बोलती है लेकिन तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। और यहाँ पे उससे पूछती है, फिर उसके क्लोथ पे नजर जाती है। वो कहती है लेकिन तुम्हारे क्लोथ के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारी उनसे उसे जवाब देती है कि असल में आंट में गिर गई थी। तो यहाँ पे जो आंट रहती है वो घबराती है। वो कहती है क्या तुम गिर गई थी, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। तो वो कहती है कि नहीं आंट मैं ठीक हूँ, मैं सब सही हूँ, बस मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो यहाँ पे आंट घबराने लगती है। वो कहती है यूनसी तुम्हें सही से जाना चाहिए था। और यहाँ पे वो उसको राइस केक के लिए डांटती है और कहती है कि अब तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे पैर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, क्या मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं आंट मैं ठीक हूँ। तो यहाँ अपने मन में बोलती है कि आंट बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे एक मॉम, सच में आंट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आंट कहती है देखो
तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ अच्छे से करना चाहिए। इस तरह तुम्हें जो है अपने आप को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि आंट की नींद उड़ जाती है तुम्हारी चोट को देखकर, वो हँसती है। फिर उसके बाद आंट से मुलाकात करने के बाद अपने रूम में जाने लगती है और याद करती है कि आंट ने जो है उसे कैसे बोला था, कितना डाँटा था। वो कहती है कितने झंझटों के बाद छुटकारा तो मिला। यहाँ पे वो आगे बढ़ती है और कहती है आंट जो है सच में एक मॉम की तरह प्यार करती है। तभी जैसे रूम के सामने पहुँचती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी एक जो है बैग रखा रहता है। वो कहती है कि क्या उसने जो है अभी तक राइस केक नहीं खाया, क्या उसने वापस कर दिया इसे? और मैंने तो दिया था उसे खाने के लिए, तो क्या वो नहीं चाहता इसे खाना अब? यहाँ पे वो बैग को ओपन करती है और कहती है कि लगता है उसे ये पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो नहीं खाया होगा। लेकिन इस टाइम वो पूरा चेक भी नहीं की रहती है, उसे पता भी नहीं होता कि तायोंग ने उसे क्या दिया है। तो यहाँ पे वो याद करती है कि कैसे तायोंग ने बोला था कि तुम मेरा यूज करो, बोलो कि हाँ मुझसे डेट कर रही हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि सच में ये कितना अजीब है और ये कितनी अजीब फीलिंग है, स्ट्रेंथ फीलिंग है, और मुझे क्या उससे। फिर ऐसे कहने के बाद रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी रहती है, जहाँ आज वेदर एकदम क्लीन नहीं रहता और यहाँ पे हमारी यूनसी का जो है आँख खुलता है। वो यहाँ पे इरिटेट रहती है क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाई है तायोंग के वजह से। तायोंग की ये सारी बातें याद करती है कि कैसे तायोंग ने उसकी हेल्प की और उसको बचाया और कहा कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, तुम जब भी कोई आप परेशान करे मुझे डेट कर रही हो ऐसे बोल देना और कह देना बाद में कि हाँ ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ पे हमारी यूनसी खड़ी होती है, मतलब बैठती है। उसके बाद यूनसी यहाँ रेडी सेडी होकर यहाँ पे जाने लगती है अपने काम के लिए। यहाँ पे वो झाँक कर देखती है कि कोई है तो नहीं, क्योंकि आज उसका दिन बहुत थका देने वाला है और वो सोई भी नहीं है। तो यहाँ पे गहरी सांस लेती है और कहती है कि मेरी मुलाकात उससे ना हो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है उससे मुलाकात करना। और यहाँ पे वो आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र पड़ जाती है तायोंग पे। जो तायोंग रहता है वो वहीं पे खड़ा रहता है अपने बेसबॉल के साथ। हमारी जो यूनसी रहती है उसे देखती है बेसबॉल देखते हुए, और तायोंग तो उसे नोटिस नहीं किया रहता है, लेकिन हमारी जो यूनसी रहती है उसे हेलो बोलती है। लेकिन वो यहाँ पे जो है सिर्फ सिर ही हिलाता है हेलो के लिए और कुछ नहीं बोलता, जिससे हमारी यूनसी जो है बहुत इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि कितना अननोइंग है, इसने मेरे ग्रीट किए हुए को सुना या इग्नोर कर दिया, ये सिर हिलाने का क्या मतलब है। और यहाँ पे वो कहती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अननोइड है और यहाँ पे मेरा मूड ख़राब हो उससे पहले मैं अपने काम पे चली जाऊँ। उसके बाद यहाँ पे वो उसके मॉम के डोर के पास जाती है। वो कहती है कि मैं यूनसी हूँ, क्या मैं अंदर आऊँ? तो वो कहती है हाँ अंदर आओ। और यहाँ पे तायंग उसे देख रहा होता है। हमारी जो यूनसी रहती है अंदर जाती है तो आंट बात कर रही होती है। वो कहती है कि हम दोनों के बच्चे इतने बड़े कब हो गए कि हमें पता नहीं चला। और यूनसी देखती है कि सब जगह सब कुछ बिखरा है। वो कहती है बस यहाँ पे क्लीन अप कर लूँ तो यहाँ से मैं छुटकारा पाकर चली जाऊँगी। आंट बात कर रही होती है और कहती है कि हाँ एक दूसरे को उन दोनों को डेट करना चाहिए और शादी कर लेना चाहिए। वैसे वो हमेशा जब छोटी थी तो हमेशा आगे पीछे घूमा करती थी। आंट भी देख रही होती है यूनसी को कि यूनसी कैसे अपना काम कर रही होती है। आंट यहाँ पे बात करती है, वो कहती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को डेट करे तो कितना अच्छा है ना। तो यहाँ पे हमारी यूनसी जो रहती है वो दूसरी तरफ देखती है, वो कहती है लगभग काम हो चुका है। फिर देखती है कि आंट के पैर के नीचे एक क्लॉथ है। वो कहती है कि बस इस क्लॉथ को उठा लूँ मैं। और यहाँ पे वो आगे बढ़ती है, वो कहती है लेकिन मैं कैसे उठाऊँ। और यहाँ पे बेचारी कांपते हुए हाथ से वो यहाँ पे हाथ अपना आगे बढ़ाती है कि मैं कैसे भी उनको डिस्टर्ब किए बिना जो है क्लॉथ उठा लूँ। आंट बात करते हुए यहाँ पे अपने पैरों को ऊपर कर लेती है, जिससे जो यूनसी रहती है क्लॉथ उठा लेती है। तभी यहाँ पे यूनसी बोलती है कि हाँ मैम मेरा काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आंट जो रहती है वो कहती है कि 1 मिनट रुकना ज़रा। तो यहाँ पे वो बोलती है कि आंट क्या मैं अब जाऊँ? तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ तुम जाओ और सारे काम तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो है वो होल्ड किए हुए कॉल को फिर से बात करती है। वो कहती है कि अरे वो सफाई कर्मी थी, वो लेकर अपने सफाई कर्मी को लेकर चली गई है। तो यहाँ पे फिर बात करने लगती है। हमारी यूनसी बाहर आती है और यहाँ पे कहती है कि आज बहुत दिन थका देने वाला, बस काम को फिनिश करो और जल्दी से अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। फिर देखती है यहाँ पे वेदर को, कहती है कि मेरे काम करते वक्त ही वेदर क्लीन हो गया। तायंग को देखती है, तायंग जो है बेसबॉल के साथ खड़ा रहता है। हमारी जो यहाँ पे यूनसी रहती है उसे देखकर फिर ग्रीट करती है। ग्रीट करने के बाद यहाँ से वो जाने लगती है और कहती है कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। और यहाँ पे वो क्लॉथ को लेकर जा रही होती है। वो कहती है लगभग काम ख़त्म हो गया है, बस मैं रूम में जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे हमारा जो तायंग रहता है बेसबॉल से वो बॉल को मारता है, जिससे हमारी जो यूनसी रहती है यूनसी के शोल्डर के वो आउट कर कर वो बाहर गिरता है।
हमारी उनसे जो रहती है वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये क्या है। और फिर उसके बाद जब वो नीचे देखती है तो यहाँ पे बॉल गिरा रहता है। तो हमारा जो तायंग रहता है वो देखता है और उसके बाद देखते हुए बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा क्या बॉल दे सकती हैं आप? और यहाँ पे मुस्कुराता है, मतलब उसने जानबूझकर किया है लेकिन वो बोल रहा है कि जानबूझकर नहीं किया है। तो यहाँ पे युनसी उसे देखती है, वो कहती है ठीक है सर। तो यहाँ पे जो हमारी युनसी रहती है बॉल को उठाती है और कहती है कि अगर कोई गलती करता है तो क्या उसका चेहरा इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे उसको बॉल हाथ में देती है और हमारा जो तायंग रहता है उससे बॉल ले लेता है। हमारी उनसे फिर बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो तायंग रहता है वो कहता है थैंक यू सो मच बॉल देने के लिए। तो फिर हमारी उनसी जो रहती है वो ग्रीट करती है, वो कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसको वेलकम कर कर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी तायंग फिर से बॉल को फेंकता है और हमारी जो युनसी रहती है वो कहती है कि ये जो है बॉल बार बार जानबूझ कर फेंक रहा है, ये मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसे कोई और मौका नहीं मिलता तो यही सब करता है। फिर यहाँ पे वो फिर से बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मेरा बॉल दे दीजिए प्लीज़। और यहाँ पे वो उसकी तरफ देखती है और हम गुस्सा कर रही होती है, मतलब उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि ये जानबूझकर कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, सच में मैं क्या करूँ इसका, मैं तो इसे सामना ही नहीं करना चाहती हूँ। और तायंग खड़ा ही रहता है और उसे देख रहा होता है मुस्कुराते हुए। और हमारी जो युनसी रहती है वो कहती है कि बस आखिरी बार मैं इसे बोल दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, रुकूंगी ही नहीं मैं। एक तो हमारी युनसी के पैरों में दिक्कत, ऊपर से वो उसे बॉल उठाने में भी दिक्कत हो रही होती है। वो बॉल को उठाती है, यहाँ जो बॉल रहता है वो डटी हो चुका रहता है। हमारी जो युनसी रहती है वो आगे बढ़ती है, तायंग को बॉल देती है और कहती है कि सर प्लीज़ आराम से खेलिए और ध्यान देकर खेलिए। तो यहाँ पे जो तायंग रहता है वो कुछ नहीं बोलता और हमारी जो युनसी रहती है वो कहती है कि ये लीजिए। और उसके बाद वो कहती है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे क्यों घूर रहा है और ऐसे वर्ड क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे वो कहती है कि आंट सुन सकती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप ठीक तो हो ना, और ऐसे आपने जो राइस केक दिया था वो स्वीट कैंडी था, वो काफ़ी डिलीशियस था और ऐसे मैंने खा लिया उसे पूरा। वो कहती कैंडी, और वो कहती है कि जो है मुझे यहाँ पे जो शॉपकीपर था उसने मुझे कैंडी दिया था और क्या इसने पूरा खा लिया। तो यहाँ पे वो कहती है मैंने तो उसे टेस्ट भी नहीं किया था, मैं उसे ढूंढ रही थी। और तायंग ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ओ अब क्या होगा, मैंने तो उसे पूरा फिनिश कर दिया, वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे वो बोलती है कि कोई बात नहीं, और यहाँ पे वो कहती है कि मैं दूसरी बार ले लूँगी। और उसके बाद उसे कहती है ये बॉल अपना ले लीजिए, और वो कहता है कि चलो उसके बदले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँगा। तो वो कहती है कि वैसे भी बहुत इनफ है जितना आपने हेल्प की रखी है। तो यहाँ पे तायंग सुन रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उसे सर का आवाज़ देता है। पीछे घूमता है तो वो मैनेजर रहता है, किम मैनेजर। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो है हमारी बात हो चुकी है और यहाँ पे मैनेजर आ चुके हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो उसे खुद ही हैंडल करूँगा, बात करूँगा। जैसे ही तायंग आगे बढ़ता है यहाँ पे जो किम रहता है उसे हेलो बोलता है और यहाँ पे तायंग जो है अपने बेसबॉल को वो रखने लगता है। हमारी जो यहाँ पे युनसी रहती है वो खड़ी रहती है और वो उसी के सामने जो है कॉल करने जाता है, लेकिन उसके हाथ से बॉल नहीं रहता है, नहीं लेता। तो यहाँ पे हमारी युनसी इरिटेट हो जाती है और यहाँ पे जो किम रहता है उसे हेलो बोलता है और कहता है कि हाय मिस। और यहाँ पे हमारा जो तायंग रहता है वो बात कर रहा होता है, बात करने के मतलब वो कॉल लगा रहा होता है और तभी उसका हेलो और उसके बात करने का तरीका सुनकर वो पीछे पलट कर देखता है और देखता है कि किम कैसे उसके साथ हंस हंस कर बात करता है। वो बोलता है कि आप कैसी हो, तो वो कहती है मैं भी ठीक हूँ। और वो कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आपने हमारी इतनी मदद की उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे वो कहती है इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा काम है। फिर उसके बाद वो कहती है ये बॉल है जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है मैं चलती हूँ। तो किम बोलता है कि मैम आराम से जाइएगा, आप जल्दबाजी में मत जाइएगा कि आपके पैरों में तकलीफ़ हो। तो यहाँ पे वो जैसे ही जाता है तो यहाँ पे हमारा तायंग उसको देखता है और कहता है किम। तो वो कहता है कि यस सर। तो वो कहता है कि फ्लर्ट करना बंद करोगे। तो वो कहता है मैंने नहीं किया ऐसा। तो वो कहता है कि तुमने किया है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैं ऐसा करता ही नहीं। तो वो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, क्या मुझे एक किताब दिला सकते हो। तो वो कहता है क्या। तो वो कहता है कि हाँ मुझे एक किताब चाहिए और रीड करने के। वो कहता है काम के रिलेटेड है। तो वो कहता है नहीं काम से रिलेटेड नहीं है। तो वो कहता है कि तो आप जो है इसको चाहिए। तो वो कहता है हाँ मुझे कपास की बूंदे की बुक चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिर रूम का सीन दिखाया जाता है हमारे युनसी का। युनसी हैंड वॉश कर रही होती है और यहाँ पे जो बॉल छुई रहती है वो गंदा रहता है। वो कहती है कि सच में वो मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, वो इतना फेमिलियर बिहेव करता है। और यहाँ पे वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ,
मैं बस चाहती हूँ कि मैं सो जाऊँ और इतना ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ। और वो कहती है, मुझे जानबूझ के वो परेशान करता रहता है, मैं तो बिल्कुल भी उसके सामने जाना ही नहीं चाहती। और वो स्वीट कैंडी खाया, अपने मॉम के सामने ये सब बोल रहा है, उसे समझ नहीं आता। अगर मान लो कभी उसकी मॉम ने उसे सुन लिया तो क्या होगा? और यहाँ पे वो कहता है कि उसका चेहरा जो है बिल्कुल उसी की तरह है। और यहाँ पे हमारी उनसे यही सब सोचते-सोचते सो जाती है, लेकिन आज भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है और यहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती है। वो कहती है कि जो है मैं आज भी नहीं सो पाई और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे सर में। मुझे वो सारी बचपन की बातें याद कर आ जाती है, जब मैं जो चीज़ भूल चुकी हूँ तो उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो यूनी रहती है वो रो रही होती है और हमें उनसे समझा रही होती है। यूनी जो रहती है वो कहती है कि मेरा डॉल, तो यहाँ पे वो बोलती है कि देखो पानी का झरना इतना तेज़ बह रहा था कि तुम्हारा डॉल खो गया होगा, चलो हम दूसरा ले लेंगे। तो कहती है कि एक बार उन्नी, एक बार आप कोशिश तो कर लो। तो यहाँ पे उन्नी शब्द सुनकर हमारी उनसी हमेशा जो है खुश हो जाती है। तो यूनसी जो रहती है वो कहती है ठीक है, मैं यूनी की जो है अभी यहाँ पे डॉल ढूंढूंगी। कहती है यूनी, यूनी का डॉल कहाँ पे है? वो ऐसे कहकर आगे बढ़ी रही होती है कि यूनी जो रहती है पीछे से वो देख रही होती है और यहाँ पे उसका प्लान ही कुछ और रहता है। मतलब वो बचपन से ही खतरनाक रहती है, अपनी छतरी को फेंकती है और यहाँ पे वो उसे धक्का दे देती है। और वो याद करती है, वो कहती है कि वो खतरनाक सीन और आज तक मैं जो है उसे भूल नहीं पाई। और हम तो सोचते थे कि हम एक परिवार है, लेकिन मुझे नहीं लगता। फिर यहाँ पे यूनी आ जाई रहती है, वो कहती है ग्रैंड माँ आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ग्रैंड माँ भी कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। वो कहती है कि अच्छा आज यूनी आने वाली थी। तो यहाँ पे वो बचपन का बात याद करती है, कैसे यूनी ने बोला था कि मॉम ने बोला तुम चली जाओगी तो हमारा परिवार खुश रहेगा, मतलब मेरे बिना इसका परिवार खुश रहेगा, मेरे बिना ये परिवार बहुत खुश है। अगर मैं बीच में पड़ती हूँ तो शायद ये परिवार बिखर जाएगा। मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मेरा कोई फैमिली नहीं है। देखकर वो उदास हो रही होती है और यहाँ पे वो देख रही होती है यूनी को कि कैसे वो अपने फैमिली के साथ खुश है। वो कहती है छोटा परिवार सही है। वो याद करती है कि कैसे उसकी सगी मॉम ने ही उसको कैसे जो है ये सारे शब्द बोले थे, वो भी इतनी क्रूरली। वो जब उसको लेकर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे उसकी मॉम उसे देख रही होती है और कहती है कि मेरी मॉम ने ही मुझे कहा कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उसने उसी दिन एक ही चुनाव किया, मतलब उसने अपने जो है सौतेले बेटी को चुनाव किया और हॉस्पिटल में उसे वो शब्द बोल रही होती है कि देखो अपने बहन के खिलाफ मत बोलना, नहीं तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। देखो तुम उसकी बड़ी बहन हो, वो तुम्हारी यंगर सिस्टर है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए। और देखो वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारी यंगर सिस्टर है। और यहाँ पे उसके मॉम उसके बाद उसे ऐसे ऐसे शब्द बोली रहती है कि हमारी जो यूनसाई है वो बिल्कुल टूट चुकी रहती है अंदर से। वो कहती है कि किसने देखा है कि यूनी ने ही तुमको धक्का दिया है, और यूनी ही है जब तुम्हारा चट्टान में पैर फंसा था तो यूनी ही तुमको निकाली थी। तो तुम उसके खिलाफ जाकर बोल नहीं सकती क्योंकि हम एक परिवार हैं। देखो इस बार के लिए तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। यूनसी प्लीज़ इस बार समझ जाओ, तुम उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो याद करती है कि कैसे उसकी माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया था। और यहाँ पे प्रेजेंट में वो देख रही होती है कि ऐसे यूनी उसे बोल रही होती है कि ग्रैंड माँ सच में कितनी रूड है। और यहाँ पे वो ग्रैंड माँ बोली रहती है कि हाँ तुम यहाँ पे सही से रहोगी तो तुम्हें वो रूम मिलेगा, नहीं तो तुम उस रूम में नहीं रहोगी। वो कहती है मैं छोटे से रूम में कैसे रहूँगी। तभी उसके फादर देखते हैं यहाँ पे यूनसी को। वो कहती है यूनसी तुम कैसी हो, वैसे तुमने यहाँ पे बहुत मेहनत किया है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे मॉम और डॉटर रहते हैं वो दोनों देखने लगते हैं। तो यहाँ पे उसका जो सौतेला बाप रहता है वो कहता है कि क्यों ना आज हम साथ में डिनर करें, और ऐसे भी हम तो एक परिवार हैं। तो यहाँ पे हमारी जो यूनसी रहती है वो कहती है डिनर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और ऐसे कहने के बाद यहाँ पे वो दोनों जो माँ बेटी रहती हैं वो सुन रही होती हैं। यूनसी बोलती है कि ठीक है जो है मुझे यहाँ पे डिनर का प्रिपरेशन करना होगा, और ठीक है हम परिवार हैं और हम खाना खाएंगे साथ में। ऐसा बोलने के बाद कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ, मुझे और भी काम है। और यहाँ पे हमारी जो यूनसी रहती है वो आगे बढ़ने लगती है, उसका जो सौतेला बाप रहता है वो देख रहा होता है। यहाँ पे ग्रैंड माँ जो रहती है वो कहती है कि देखो तुम लोग को अच्छे से रहना होगा, अगर अच्छे से रहते हो तो जो टेम्पल के पास का रूम है तो फिर यहाँ पे तुम्हें वो रूम दे देंगे। और वैसे भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आया हुआ है, अगर तुम इधर उधर हरकतें करती हो तो मैं यहाँ से निकाल फेंकूंगी तुमको। तो यहाँ पे जो यूनी रहती है वो कहती है
खुश होते हुए कि ठीक है ग्रैंड माँ, मैं बहुत अच्छे से रहूँगी। और यहाँ पे गहरी सांस लेती है उसकी माँ। वो कहती है कि अगर तुम अच्छे से नहीं रही, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की, तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगी और मैं तुम्हें यहाँ निकाल फेंकूंगी। तो यहाँ पे तीनों बोलते हैं कि हम लोग इतने दिन के बाद मिले हैं, फिर भी ग्रैंड माँ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी अंकल देखते हैं, वो कहते हैं अरे यूनसी जा रही है, मुझे तो उससे कुछ कहना था। वो आगे आगे बढ़ता है, वो कहता है यूनसी यूनसी। तो यहाँ पे यूनसी रुकती है, वो कहती है यस अंकल। तो ये अंकल बोलते हैं कि देखो अब से जो है जो आंटी चू हैं वो ठीक हो गई हैं, तो अब से तुम्हें किसी भी काम में, मतलब सर्विंग काम में तुम्हें हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब तुम काम और जो है खाना और रूम को साफ करना का काम बंद करोगी। तो कहती है क्या सच में मिस्टर चू मतलब सही हो गई हैं? लगता है भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। अब मुझे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखना होगा, ना उसके रूम के पास भटकना होगा। अब मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं उससे दूर रहूँगी और जो है मुझे इतनी एम्बैरसिंग का जो है सामना भी नहीं करना होगा। वो कहती है ये बहुत अच्छा है कि अब मुझे ये नहीं करना होगा। अंकल बोले होते हैं बस तुम्हें किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करनी होगी। वो कहती है थैंक यू मिस चू। और चुन को बोलती है और यहाँ पे आंट को दिखाया जाता है जो किचन में रहती है। वो कहती है कि तुम्हारे जो है सौतेले माँ बाप आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि देखो बिना किसी काम के वो कभी भी नहीं आते, तो उसे अब करीब बुलाती है। वो कहती है कि देखना तुम कोई ना कोई जो अपना यहाँ पे वो कचरा फैला रखे हैं उसको क्लीन करने के लिए आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता टूट चुका है यून की, मतलब यून जो है एंगेजमेंट की रहती है, रिश्ता टूट चुका रहता है। अंकल पीछे से बोलते हैं तुम लोग क्या सब कर रहे हो, और उसने रिश्ता तोड़ दिया क्या ये। तो यहाँ पे दोनों आंट और यहाँ पे मतलब आंट और भतीजी हंस रहे होते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिनर के लिए सब बैठे रहते हैं। मतलब एक तरफ यहाँ पे यून की जो पूरी फैमिली रहती है वो बैठी रहती है, तभी उसका सौतेला बाप कहता है कि हम लोग को कितना साल हो गया एक साथ बैठ कर खाना खाए, और कहता है कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ हम लोग को एक साल हो गया साथ में बैठ कर खाना खाया। फिर यहाँ पे वो ग्रैंड माँ बोलती है कि तब और सब सही, तो वो कहता है कि हाँ सही है। और यहाँ पे वो बोलती है कि वैसे ही उनका जो है एंगेजमेंट टूट गया, तो वो कहता है कि अभी जो है हमारी यून बहुत जो है यंग है, तो उसे कोई भी लड़का मिल जाएगा। तो यहाँ पे यून बहुत कुछ सुन रही होती है, सुनते हुए कहती है कि मैं उससे भला शादी क्यों करूँ, वो बहुत अजीब पर्सन था और वैसे भी मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वो हंसती है और कहती है कि मेरे लिए लड़कों की कमी नहीं है। तो वो कहती है ग्रैंड माँ कि तुम्हें अब अपना खर्च खुद उठाना चाहिए। तो यहाँ पे अंकल बोलता है, मतलब यहाँ पे उसका सौतेला बाप बोलता है हमारी यूनसी क्या कि मैं हूँ ना, मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ, अभी मैं उठाता ही हूँ। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ भड़क जाती है, वो कहती है कि वो बालिग हो चुकी है तो अब वो अपना खर्चा खुद उठाए। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे जो है आपने जो सैलेड का बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर इसमें जो है यून यहाँ पे उसकी मॉम अगर यहाँ पे जज बन जाए, मतलब दोनों यहाँ पे संभालने लगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि आप हमेशा जो है कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो, लेकिन आपका बिजनेस आगे बढ़ा नहीं है, फ्लॉप हो गया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को मौका देंगे तो शायद इन दोनों का काम बन जाए और यहाँ पे कोई भी बिजनेस फ्लॉप ना हो। तो यहाँ पे आंट जो रहती है, मतलब आंट चुन बोलती है कि देखो मैंने कहा था ना कि ये किसी न किसी काम से ही आया है, ये इन पैसों के ही मामले से आया है। जब भी इसका मुंह खुलता है तो पैसे ही मांगता है, और कभी भी इसका आगे कोई भी बिजनेस बढ़ नहीं पाया है। तो यहाँ पे आंटी चुन भी बोलती है, तो वो भी सर हिलाती है उनसे। तभी वो यहाँ पे पैसों के बात छेड़ देता है। वो कहता है कि क्या आप मुझे थोड़ी पैसे दे सकती हैं उधार, मुझे बिजनेस चालू करने के लिए। तो यहाँ पे वो तुरंत जो ग्रैंड माँ रहती है, यहाँ पे टेबल पे तुरंत हाथ मारते हुए कहती है कि नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है वो फ्लॉप गया है और पैसे सारे डूब गए हैं यहाँ पे। वो कहता है कि नहीं, बस आखिरी बार। तो वो कहती है कि जो भी काम तुमने चालू किया है उसी को करो। तो वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पे वो बोलता है अपनी बेटी यून से, वो कहती है कि हे तुम फिर से बेली डांस स्टार्ट कर दो, अपने मॉम के साथ ज्वाइन कर दो, देखो अब तुम्हें भी अपना खर्चा सच में उठाना पड़ेगा, अब तुम बालिग हो चुकी हो। तभी यहाँ पे उसी लड़के को दिखाया जाता है जो फ्लावर मैन रहता है, जो यूनसी को परेशान कर रहा होता है। वो अंदर आता है, वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो तभी यूनसी की तरफ नज़र डालता है और यहाँ पे ग्रैंड माँ उसे इन्वाइट की रहती है इस डिनर पे। तो यहाँ पे इन्वाइट करती है और कहती है कि ये है जो हमारे गेस्ट की हैं, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको मैंने इनवाइट किया है। यहाँ पे उनसे उसकी तरफ नज़र डालती है, वो कहती है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी फैमिली डिनर पे।
तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है मेरा नाम युनमिन है। और यहाँ पे हमारी जो युन रहती है वो नोटिस कर रही होती है कि इन दोनों में कितने फासले हैं, मतलब एक दूसरे को वो देख रहा है लेकिन यहाँ पे उनसे उसे इग्नोर कर रही है, मतलब चल क्या रहा है। और एक नखरे वाली स्माइल करती है, मतलब वो कुछ करने वाली है। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है तायुंग को। वो कहता है कि ये कितना अजीब बात है ना कि उसने अपना शिफ्ट चेंज कर दिया। वो खाना और रूम अब दोनों नहीं है, दोनों में नहीं आती और काम ही नहीं करती। मतलब क्या उसने किसी और को रख दिया अपनी जगह पे? तो वो कहाँ चली गई होगी? उसके बुक पे हाथ रखता है और कहता है क्या वो इन बादलों की तरह खो गई है? क्या मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए? और यहाँ पे वो जो बुक रहता है उसका पढ़ा रहता है। तो वो कहता है कि वो कॉटन कैंडी के लिए वो लड़का जो है दूसरे शहर में जाता है और दूसरे शहर में जाकर काम करता है और कॉटन कैंडी को अपनाता है। तो क्या मुझे भी निकलना चाहिए उसे ढूंढने के लिए? वो एक धुएं की तरह है। क्या मुझे उसे धुएं की तरह हमें ढूंढना चाहिए? क्या मैं उसे ढूंढ निकाल सकता हूँ? और यहाँ पे वो उसे इमेजिनेशन करता है। तो यहाँ पे कपास के बुक में जो वो बोला रहता है कि ये कॉटन कैंडी, तो वो कहता है नहीं मैं कपास का बुक हूँ, मतलब मैं कपास हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ जब वो नहीं आ रही तो क्यों ना मैं ही चलता हूँ। और यहाँ पे फैसला करने के बाद वो कहता है कि चलो तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम किस कोने में होगी? मैं किस कोने में जाकर तुम्हें ढूंढूं? अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा तो शायद तुम मुझे मिल ही जाओ। और ऐसे कहने के बाद वो अपने क्लोथ को चेंज करता है और इसकी बॉडी देख रहे हो आप कितनी मतलब मस्कुलर है, काफ़ी औसम है। तो हमारा तायंग निकल चुका है हमारी यूनसी को ढूंढने के लिए। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।